तो आपके अंदर जब हमारे मन के अनुकूल चीजें नहीं होती है तो हमारे अंदर एक द्वंद पैदा होता है, और ये द्वंद ही है जो जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। वैसे तो ये स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा भी है, और जब ये ज्यादा हो जाता है तब ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। मतलब बहुत सी बीमारियों को यही स्ट्रेस जन्म देता है। तो इसमें एक साइकोलॉजिस्ट है जिनके बारे में हमारे वाईसीपी के कोर्स में है, हेंस शेले। ये एक मनोवैज्ञानिक है, हेंस शेले। इन्होंने ही स्ट्रेस शब्द को पहली बार डिस्कवर किया था और उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है। हेंस शेले ने बताया है कि तनाव, ये इनकी एक परिभाषा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। द रेट ऑफ ऑल वेयर एंड टेयर कॉज्ड बाय लाइफ, जो हमारे शरीर में, जो हमारी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब जो हमारे अंदर जो एक द्वंद चलता है, उसमें उसी को उन्होंने स्ट्रेस बताया है। तनाव एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। इन्होंने बताया कि तनाव जो है वैसे तो नॉर्मल रिस्पॉन्स है जो हमारे शरीर में पैदा होता है जब कोई परिस्थितियां, जैसे कोई भी सिचुएशन आई, जब उसमें कठिनाई उत्पन्न होती है ना, तब हमें द्वंद पैदा होता है हमारे अंदर कि हम उसे करेंगे नहीं करेंगे। तो बस यही स्ट्रेस है। लेकिन ये अच्छा स्ट्रेस भी होता है, बुरा। दो तरह का स्ट्रेस हैंस शले ने बताया है। तो एक उन्होंने बताया है यू स्ट्रेस, आप नोट भी कर सकते हैं। एक है यू स्ट्रेस और दूसरा है डी स्ट्रेस। तो हैंस शले बताते हैं कि यू स्ट्रेस तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जैसे अब आप देखेंगे कि आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है, आपका अपना ना, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं। की बात नहीं, वो आ रहे हैं तो क्या हुआ, मैं तो स्ट्रेस ले लूंगी, मैं खूब अच्छे से प्रिपेयर करूंगी, डिनर बनाऊंगी, जो भी है आप खुशी खुशी करते हैं। तो ये तो हमारे लिए यूज स्ट्रेस का काम करता है कि ठीक है, हमने कोई स्ट्रेस लिया है तो लेकिन उसका रिजल्ट है वो अच्छा आ रहा है, हम खुश हैं उसमें। हमें एक स्ट्रेस लेकिन स्ट्रेस जो है ना आपके अंदर मोटिवेशन भी लेके आ रहा है कि मुझे ये भी बनाना है। हमारे अंदर एनर्जी को लेके आता है स्ट्रेस जो है। तो स्ट्रेस जो है आपको एक पॉजिटिव यू स्ट्रेस है आपके लिए। लेकिन जो डी स्ट्रेस है, जब ये जो स्ट्रेस है जब ये लंबा चलता है, ये तो हमारा जो हमने अभी बताया यू स्ट्रेस, वो तो खुशी वाला था कि चलो आपको मोटिवेट किया, अच्छा से आपकी एनर्जी भी बढ़ी है। लेकिन जो डी स्ट्रेस, वो लंबे समय तक जब आपका स्ट्रेस चलता है, जैसे कि अब किसी ने आपको एकदम से आके बोल दिया कि आपको ना 15 दिन का ही खाना बनाना है। अभी तो आपके कोई गेस्ट आए थे, आपको एक खाना बनाना, आपको 15 दिन खाना बनाना है। हमें इतनी चिंता हो जाएगी कि मैं कैसे करूंगी, मैं तो मैनेज नहीं कर पाऊंगी, मैं सुबह शाम तक कैसे बनाऊंगी। भाई मन की स्थिति ने बाहर की परिस्थिति से एडजस्टमेंट नहीं करा, तो हमारे अंदर ये स्ट्रेस पैदा हो गया। और जो ये स्ट्रेस है, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है ना, उनको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो ऐसे ही हमको भी स्ट्रेस डेली चाहिए। जैसे मैम ने मुझे कल परसों बोला तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, तो मेरे को तो स्ट्रेस हुआ क्योंकि मैंने पहले से ना बना रखा था, तो मुझे लगा कि मुझे तो देना है। अदरवाइज किसी और को दिया तो उसको तो डी स्ट्रेस होता पहले, या मुझे तैयार करना नहीं, मैं पहले बता देती हूँ। है। हाँ नहीं मैम, आपका नहीं, वो कह रही हूँ। तो फिर टेंशन हो जाती है, तो वो स्ट्रेस रहता है कि 5-6 दिन पहले स्ट्रेस करना है, ये करना है, तो मतलब आप आ जाते हो टेंशन में। तो इसको आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये दो स्ट्रेस हमारी लाइफ में होते हैं। एक तो आपको मोटिवेट कर रहा है, एक एनर्जी भी लेके आ रहा है, लेकिन जब बहुत लंबा स्ट्रेस हो गया तो वो आपको टेंशन देता है, वो आपको एक घबराहट भी दे देता है, वो आपको एक बड़ी चिंता लगा के रखता है ना, अंदर से आपके बहुत से मनोविकारों को पैदा करता है। गुस्सा आएगा आपको, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी भी होएगी। ठीक है ना, तो ये हमारा डी स्ट्रेस हो गया। मैंने जैसे अप्लायंसेस का बताया, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस हैं वो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, है ना, तभी वो चलते हैं। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी एक साथ आ गई तो आपके अप्लायंसेस फूक जाएंगे। ऐसे ही हमारा शरीर है, अगर ज्यादा स्ट्रेस आया तो हमारे अंदर जो है ना, पहले मनोविकार पैदा होते हैं, फिर हमारे अंदर शरीर के विकार पैदा होते हैं। और सारी ही बीमारियों की जो जड़ है यही चीज है। तो सारे शारीरिक विकार हमें इससे पैदा हमारे शरीर में होते हैं। अब आएंगे हम अपने वाईसीपी कोर्स के अकॉर्डिंगली, मैंने पूरा बना रखा था ये ना, मैं आपको वही बताती हूँ। इसने बताया है, इसमें टॉपिक आता है, ये तो हमें डेफिनेशन हो गई थी जो हमें हैंस शेले ने दी थी। इसके दो तरह के टाइप्स बता दिए थे, यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। फिर आता है कि जो लेवल, जो उसका लेवल है स्ट्रेस के, वो दो तरह से आते हैं, एक तो फिजिकल बताया और एक साइकोलॉजिकल बताया। फिजिकल, हमें फिजिकल स्ट्रेस कैसे आ सकता है, जैसे कि कभी आपको एक्सीडेंट हुआ है तो आपको फिजिकल स्ट्रेस आ रहा है, या आपको
कोई आपका हाथ जल गया है, पैर जल गया है, तो आपको फिजिकल स्ट्रेस आ रहा है। इन्फेक्शन हो गया बॉडी में आपके, तो आपका फिजिकल स्ट्रेस बताया है। फिर आता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। वो आता है आपके जैसे फेयर, आपको किसी भी चीज से मतलब आप चिंता कर रहे हो, वही कर रहे हो, है ना, आपको किसी से ज्वेलसी हो रही है, आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, तो ये हमारे बताए हैं कि फिजिकल स्ट्रेस है। दो तरह के स्ट्रेस आ गए, एक हमारा फिजिकल, एक हमारा साइकोलॉजिकल। हेंस शैले ने बताया है कि जो ये स्ट्रेस है ये अलग अलग लोगों पे अलग अलग प्रभाव डालता है। ये नहीं कि जैसे मुझे जिस चीज से स्ट्रेस आया आपको भी आएगा, कि सब लोग अलग अलग पर्सनैलिटी के साथ पैदा हुए हैं। आपके अंदर अपनी अलग कैपेसिटी है, मेरे अंदर अपनी अलग कैपेसिटी है, सबका स्ट्रेस को बेयर करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है ना। तो उन्होंने बताया कि ये भी अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे कि मेरे को अगर कोई चीज आप दे रहे हैं, मैं उस चीज को कर पाऊंगी, शायद मैं नहीं भी कर पाऊंगी, है ना। कहीं चीज मेरी कोई अच्छी है, कोई चीज मेरी अच्छी नहीं है, कहीं पे मैं अच्छे से कोई चीज मेरी बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, कहीं नहीं समझ सकती हूँ। तो जहां मेरी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जहां मेरा संतुलन नहीं बन रहा है, वही मेरा स्ट्रेस शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए कि स्ट्रेस क्या है। अब आएंगे कि ये जो स्ट्रेस हमारी लाइफ में होता है, उन्होंने बताया है कि इनकी 3 स्टेजेस होते हैं। हैंस शैले ने बताया ये 3 स्टेजेस में हमारे शरीर में काम करता है। जैसे कि कोई भी आपकी स्थिति आई है, कोई परिस्थिति आपके सामने आई, तो उसके बाद आपकी बॉडी एक रिएक्ट करती है, उसमें तनाव पैदा होता है ना। अभी हम कर रहे हैं कि जैसे कि हमने बोला गेस्ट आया हमारे यहाँ, आपके कोई रिलेटिव आ रहे हैं, तो आप खुश हैं, है ना। तो आपने आपके अंदर आपकी बॉडी में लेकिन एक ना वो आएगा कि अरे आ रहे हैं, मेरे पास तो सिर्फ 1 घंटा है, जल्दी जल्दी काम करना है, तो आपको स्ट्रेस आएगा। तो इस स्ट्रेस में क्या होता है, आपका जो पिट्यूटरी, जो पीनियल, इसमें इसकी एनाटॉमी बताई इन्होंने स्टेजेस में। आपका जो पिट्यूटरी और जो पीनियल है, उसमें एकदम से आपका जब जैसे आप स्ट्रेस करते हो, आपका ना पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चालू होता है। हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम है। तो आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो हमारी जो स्पाइन कॉर्ड है ना, स्पाइन कॉर्ड के थोरेसिक और नीचे लंबर, वहां से निकलने वाली जो नर्व्स हैं, वो वहां से हमारे जो कोई भी रिस्पॉन्ड है ना, जो न्यूरो जो रिस्पॉन्स है वो उनको लेता है। और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है, वो हमारे जो क्रैनियल नर्व्स है वहां, और नीचे सेक्रम, वो वाली नर्व्स काम करती हैं। आपको ये समझना होगा कि दोनों किस तरह से काम करते हैं। कोई भी सिचुएशन आई है, तो सबसे पहले ये एक्टिव हो जाते हैं, हमारा सिंपैथेटिक। और सिंपैथेटिक क्या करता है, आपके शरीर में पीनियल और पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड जाके प्रेशर डालता है। और प्रेशर डालने से जो हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं, वो हमारे शरीर में वो लेके आते हैं। जैसे कि बीपी बढ़ेगा आपका, है ना, आपका ब्लड का सर्कुलेशन तेज रहेगा, आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, आपको पसीना आने लगेगा, आपकी हार्ट बीट्स भी बहुत तेज हो जाएंगी, आप हांफने लगेंगे। और आपका जो लाइफ सिस्टम है वो भी इफेक्ट करता है। तो देखिए, आप स्ट्रेस जैसी आपको हुआ, कोई ऐसी परिस्थिति आपके सामने आई, तो आपके शरीर का ये सिस्टम जो है एक बार को हिल जाता है पूरा। लेकिन जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है, वो उसको कूल डाउन करता है। तो हमारे शरीर का ये होम्योस्टेट को वापस लेके आता है, जो सिस्टम है। तो ये स्ट्रेस हमारे लिए खराब नहीं बताया, क्योंकि आया और हमारी बॉडी ने उसको कंट्रोल कर दिया। तो ये जो स्ट्रेस है, मतलब ये हमारे हार्मफुल नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, कोई काम करने के लिए हमें करना है, और उसके बाद उसको हमारी बॉडी ठीक कर देती है। लेकिन जब ये लंबे समय तक चलता है, तब ये हमारे लिए घातक होता है। क्योंकि जब आप थोड़े समय के लिए इसमें जब यूज कर रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी इसमें काम कर रही है, तो जो एनर्जी होती है ना, तब तक तो वो एनर्जी चलती है। जब तक आप पैरासिम्पैथेटिक हमारा चालू हो जाएगा, तो आपकी एनर्जी खत्म हो गई। लेकिन आपने स्ट्रेस लेते रहे लेते रहे लेते रहे, तो वो एनर्जी तो खत्म हो गई है। अब वो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक बेचारे, वो तो अपना काम कर चुके हैं, उनके पास एनर्जी नहीं है काम करने के लिए सिंपैथेटिक के अंदर। तो अब आपका शरीर क्या था, और ऑर्गन्स पे जो ऑर्गन्स खराब, आप जो चल रहे थे, बीट्स बढ़ रही थी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो रहा था, आपके और system जो इफेक्ट आ रहा था, वो लगातार होता रहेगा, और आपके शरीर में बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। तो यही कारण है कि तनाव जब थोड़ा है तो अच्छा है, लेकिन जब वो ज्यादा हो जाता है, तो वो हमें बीमारियां लगा देता है। तो इसमें स्टेज 1 आ गई थी। स्टेज 2 आती है रेजिस्टेंस, जब आपका पैरासिम्पैथेटिक चलता है। फिर आता है एग्जॉशन, जब आप थक के मतलब रिलैक्स हो जाते हैं। आपने देखा होगा, हम बहुत जल्दी गुस्सा करा, फिर हम ऐसे थक जाते हैं कि चलो बच्चों पे गुस्सा करेंगे, फिर हम बैठ जाते हैं, बस अब हो गया बहुत, मतलब थक जाते हैं, क्योंकि बॉडी में एनर्जी खत्म हो गई है। तो ये एक सिस्टम बताया, लेकिन जब ये बार बार रिपीटेशन में होता है, तो हमें हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ जाता है, और तब बीमारी है। तो उन्होंने 3 स्टेजेस बताई है। नंबर 1 बताया था उन्होंने, स्टेज 1, जिसमें हमारे
हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, स्टेज 2 हमारा पैरासिम्पैथेटिक, तो फ्लाइट एंड फाइट मोड कहते हैं, और स्टेज 3 में हमारी थकान जब तो ये 3 उसके स्टेजेस बताए हमने। फिर इसमें उन्होंने बताया है कि इसमें हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है अपनी बॉडी को। ये थोड़ी सी एनाटमी है इसमें, जो अभी हमने पढ़ा था, बताया था कि कैसे आप स्ट्रेस लेते हो तो ये सिंपैथेटिक चला तो आपके पिट्यूटरी और उसमें हार्मोन सीक्रेट्स होंगे, वो आपके एड्रेनल में जाके प्रेशर डालते हैं, वहां से एड्रेनालाइन सीक्रेट होता है, वो जब सीक्रेट होता है तो कार्टिसोल बढ़ता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो पूरा एनाटमी में है, हमने देखा कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, और यही से हमारे शरीर में बीमारी लगनी शुरू हो जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट है 4 पॉइंट, ये तो हमारा हो गया 4.11, जहाँ हमने स्ट्रेस को जाना, उसके बारे में उसकी क्या नेचर है, उसकी क्या क्या स्टेजेस हैं। अब आता है 4.12। 4.12 में आता है सिम्टम्स एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस। तो हमारा जो मानव का मस्तिष्क है, तो उसमें आधुनिक दृष्टिकोण से बताया है, ये हैंस चले का नहीं है, ये आधुनिक दृष्टिकोण से है कि इनके क्या कारण होते हैं। इनके कारण होते हैं कोई भी आपके जीवन में अप्रिय परिवर्तन हुआ है, जो आपको पसंद नहीं है, तब आपको ये स्ट्रेस आता है। फिर कोई कठिन समय, जो आपके लिए बहुत कठिन सिचुएशन है, जिसको आप नहीं कर पाओगे, आप उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, तब आपको स्ट्रेस आता है। आपकी तनाव की स्थिति इस पे भी निर्भर करती है कि आपका इंडिविजुअल सेंसिटिविटी कितनी है ना। और तनाव हमेशा वास्तविक भी नहीं होता है, कितनी बार अपने मन में हम फेयर बना के रखते हैं, हम अपने मन में अपनी दुनिया में जीते हैं। जैसे हमें कितनी बार लेडीज को होता है कि अरे एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो हम अननेसेसरी के फेयर अपने आप ही बना के रखते हैं कि मेरे घर में किसी को कुछ ना हो जाए, ये ऐसा ना हो जाए, है ना। अपने मन में हम बहुत से हाइपोथेटिकली बिलीफ बना के रखते हैं और उसमें भी डरते रहते हैं। जैसे रूम में नहीं जाते हैं, अंधेरे रूम में हमें डर लगता है, हम अकेले में नहीं रहते, हमें डर लगता है, तो हम तनाव खुद बनाते हैं। फिर एक आता है फिजिकल इलनेस, किसी को चलो आप शारीरिक बीमारी है, तो वो लंबे समय तक है तो भी आपको ये तनाव के कारण है। फिर ट्रॉमास होते हैं हमारी लाइफ के, कुछ ट्रॉमास हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जैसे कि हाई लेवल स्ट्रेस देके जाते हैं आपको, जैसे आपकी फैमिली में किसी को आपने खो दिया, तो ये बहुत लंबा ट्रॉमा आपकी, ऐसा एक इवेंट होता है जिसे आप कभी आप इसको नहीं संभल नहीं पाते हो, तो ये लंबा आपको एक स्ट्रेस देके ही जाता है। इसमें एक एक 1.5 साल लग जाते हैं, जो आपको, और मतलब आपको बहुत टाइम लगता है इसमें, आपको तब पता चलता है। जैसे मेरे फादर जब गए थे तो मुझे इतना टाइम लगा था, और जब मुझे टाइम, उसके बाद जब पता चला तो लगा कि मेरा अपना खुद का सिस्टम गड़बड़ा गया था। और फिर लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि जाने वाले को हम रोक नहीं सकते थे, और लेकिन हम, ये शायद ये सबके इंडिविजुअल का ही है ना, जब किसी के साथ होता है तो वो नहीं निकल पाता है। लेकिन इसी के लिए इसमें आगे ना वो बताए हैं गीता के क्या उपाय क्या हैं। फिर आता है इसमें फिजिकल अब्यूजेस, कभी बचपन में अब्यूजेस जो आपके साथ हुए होते हैं, वो भी इसके कारण है, वो आपको बार बार हॉरर करते हैं, आपको डराते हैं। ओवर बर्डन है, काम का ज्यादा बर्डन करना, उसमें भी कॉन्स्टेंटली आपको स्ट्रेस बना रहता है, बहुत ज्यादा हमने काम ले लिया, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, मल्टीटास्कर बन जाते हैं, और उसमें फिर हम परेशान रहते हैं। फिर आता है वही जो हमने बताया कि इंडिविजुअल कैपेसिटी भी आपकी डिपेंड करती है, क्योंकि हम सब अलग हैं, और स्ट्रेस की टॉलरेंस कैपेसिटी भी हम सबकी अलग अलग है। तो ये है इसके कुछ लक्षण। फिर इसमें आया है कि जो आधुनिक दृष्टिकोण के तनाव के कुछ और बताएं कि शरीर पे कैसे लक्षण आते हैं। शरीर पे आते हैं जब आपको सर दर्द है, नींद की समस्या है, अच्छे से नींद नहीं आ रही है, या आप ज्यादा सो रहे हैं या कम सो रहे हैं, आपको थकान बहुत जल्दी हो जाती है, या आपके शरीर पर तनाव के लक्षण दिखाई देते हैं, आपका मूड पे भी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा बेचैनी हो जाती है, कोई भी आपने न्यूज से बहुत बेचैन हो जाते हैं हम, चिंता लगी रहती है किसी भी चीज के बारे में, गुस्सा बहुत आता है एकदम से। फिर डिप्रेशन में भी बार बार सोचते रहना किसी चीज के बारे में। फिर आपके व्यवहार पे भी आते हैं, शरीर पे आए हैं, मूड पे, और आपके व्यवहार में ऐसे आते हैं कि आपको ना सोशल रहना अच्छा नहीं लगता, आप हमेशा सोसाइटी से कटे रहने की कोशिश करते हैं, आपको ज्यादा पसंद नहीं आता है। बहुत अधिक खाना या कम खाना, या तो ज्यादा ही खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, या फिर लेस ईटिंग कर रहे हैं, नशीली दवाओं का उपयोग करने लग जाते हैं, या फिर आप ड्रिंक करने लग जाते हैं। तो ये हो गए इसके तनाव के जो हमारे शरीर पर लक्षण दिखाई देते हैं। फिर आता है तनाव की जो प्रतिक्रिया है, जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो हमारी बॉडी, उसमें हमारी, इसमें बताइए, सांस की दर बढ़ जाती है, बहुत जल्दी सांस लेने लग जाते हैं,
क्योंकि हमारे जो आरबीसी है, जो रक्त है, उसमें ऑक्सीजन को लेकर आता है और मसल्स और ब्रेन तक पहुंचाता है, तो उसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है। तो बहुत जल्दी हमारी सांस की दर बढ़ जाती है, दिल की गति बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, फिर हमारे ब्लड क्लॉटिंग जमने की क्रियाशीलता है वो भी बढ़ जाती है। साथ में हमारी डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल बंद हो जाता है, हमारा पसीना बहुत आता है, हमारी जो लार है वो बढ़ जाती है, सलाइवा भर जाता है। फिर हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा हार्मोन्स को रिलीज करता है। हमारा जो ब्लैडर है, यूरिन ब्लैडर है, उसकी मसल्स भी जो है वो ढीली हो जाती है। तो आपने देखा जब टेंशन में होते हैं ना, तो हम यूरिन भी पास नहीं करते हैं, तब यूरिन भी पास नहीं होता है। तो ये सब बताएं इसमें। मनोदेही विकार व्यक्ति के दिमाग में उत्पन्न होते हैं और बीमारियों को जन्म देते हैं। इसमें बहुत सी बीमारियां, इसके बाद बहुत सी बीमारियां आपके शरीर में लगने के चांसेस होते हैं, जैसे कि हाई बीपी है, डाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स है वो सब, इस तरह की बीमारियां इसमें, डायबिटीज है, इस तरह की बीमारी लगनी शुरू हो जाती है। ये हमारा हो गया 4.12। ये इसमें लक्षण और उसके तनाव के किस तरह के लक्षण हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं। अब आता है 4.13। 4.13 में है यौगिक, यौगिक परिष्पेक, क्या बोलेंगे, यौगिक पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रेस। योग का क्या इस पे दृष्टिकोण है, यौगिक प्रिंसिपल्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसमें बताया है कि तनाव का जो प्रबंधन है, तनाव का प्रबंधन हम योग सिद्धांत के साथ कर सकते हैं और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सबसे पहले उसमें ना हमारी मानसिक हाइजीन अच्छी हो जाती है, मतलब हम मानसिक स्वच्छता को लेके आते हैं। जब हम योग को अपनाते हैं तो हमारे अंदर एक सबसे बड़ा गुण आता है आत्मसम्मान का। हम खुद को आत्मसम्मान देना शुरू करते हैं और दूसरों के प्रति भी अपने सम्मान को विकसित करते हैं। जैसे हमने इतने योग शास्त्र पढ़े हैं, उसमें ये चीज बताई जाती है कि हम सब एक ही हैं। किसी की क्षमता अगर कोई के सामने है और उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो हम उसकी क्षमता को उसको एहसास दिलाएं कि आप भी अच्छे हो, आप कर सकते हो। ये हमें योग जो है ना हमारे अंदर अच्छे गुणों को उत्पन्न करता है। अपनी सीमाओं को समझते हैं कि हम कितना कर सकते हैं, ओवरलोड नहीं होना है, दूसरों की सीमाओं को सहन करते हैं। अगर हमारे आसपास कुछ लोग हैं लेकिन उनको हम सहन करना, एक्सेप्ट करना सीखते हैं। योग से हम सामंजस्यपूर्ण विकास होता है हमारी पूरी पर्सनैलिटी का। हम अपने अंदर हम खुशियों को पैदा करते हैं, हैप्पीनेस को लेके आते हैं। योग जो होता है, आप किसी भी कार्य को करते हैं अगर, उसमें एक इफेक्टिव एडजस्टमेंट लेके आता है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप टाइम से उठना, टाइम से हर चीज करना, योग में जब जाते हैं तो हर चीजों को अपनी लाइफ में उतारते हैं। किसी को भी स्वयं को जानने में योग बहुत सक्षम है। हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे तनाव को कम करने के लिए बहुत कारागार है। ये हमारी मानसिक चपलता को बढ़ाता है, मतलब हमारा माइंड भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और अंडरस्टैंड कर लेता है इजिली हर चीजों को। तो इसमें ये आ गया इसके योग के रोल। फिर आता है श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार बताया कि श्रीमद् भगवत गीता हमें बता, श्रीमद् भगवत गीता नहीं, अभी नहीं, इसको बाद में बताऊंगी मैं, पहले यही वाला बताते हैं। ओके, सारा यौगिक अवधारणा। तनाव प्रबंधन के लिए योगाभ्यास बताए हैं। जितने भी हमारे योगाभ्यास है तनाव प्रबंधन के लिए, वो सब एक एक करके सब अच्छे हैं। आसन बहुत अच्छा है, आसन से हमारे शरीर में स्थिरता आती है, शरीर पुष्ट बनता है। प्राणायाम से हमारी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, जिससे कि हम अच्छा सोचने लग जाते हैं, पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम है, योग निद्रा है, योग निद्रा बहुत अच्छा है। जब भी हमें कोई भी इस प्रकार के विकार आते हैं तनाव, तो योग निद्रा बहुत इसमें इफेक्टफुल है। अंतर्मौन है, फिर ध्यान है। ये बताएं तनाव प्रबंधन के योगाभ्यास। आसन बताए हैं, बहुत में सारे आसन हैं, हस्तान आसन, पाद हस्तासन, त्रिकोण आसन, उष्ट्रासन, अर्धमध्य सिंद्रासन, सर्वांग आसन, शव आसन इसमें मुख्य रूप से बताया है। हठ पत्रिका के अनुसार शव आसन चित्त की शांति के लिए बहुत कारागार है। प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम को बहुत जरूरी बताया है, क्योंकि इस बंध से पिट्यूटरी और पीनियन ग्लैंड्स फिर से रीजेन्युएट हो जाती हैं, फिर से उनको जीवन मिल जाता है और वो जितने भी हमारे मनोविकार हैं उनको रोकने में, क्योंकि हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन एक बैलेंस में होगा। फिर नाड़ी शोधन व भ्रामरी प्राणायाम को गहन संहिता के अनुसार भी नाड़ियों के शुद्ध होने के लिए बहुत अच्छा बताया है। योग निद्रा को भावनात्मक रूप से स्थिर बनाने के लिए
बहुत अच्छा बताया है। अंतर्मौन हमारे शरीर व मन को शांत करने के लिए अंतर्मौन तनाव को खत्म करने के लिए कारगर है। इसमें एक और चीज बताई उन्होंने, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार एक मेडिटेशन है जिसको साइक्लिक मेडिटेशन है, इसे बोलते हैं चक्रीय ध्यान, उसके बारे में बताया है। चक्रीय ध्यान में जैसे मैंने इसको वीडियो में करके देखा था मैम, इसमें क्या करते हैं कि जहाँ शरीर को एक बार उत्तेजित करते हैं, फिर इसको शांत करते हैं, और जो आसन भी करते हैं ना वो इतनी स्लो करते हैं कि मैंने भी अपने हाथ को जब किया ना बहुत स्लो, तो उसमें पूरी एनर्जी का फ्लो पूरा ऐसा महसूस होता है, और हाथ भारी हो रहा है, हल्का हो रहा है, मतलब बहुत उसमें। लेकिन ये पूरा कॉन्सेंट्रेट आपको अपने उसी एंगल पे करना होता है, और पूरा आपको हाथ ऐसे ऊपर जा रहा है तो आपको पूरी एनर्जी दिखाई देती है कि कहाँ से जा रही है। मैंने इसको देखा, मैंने कहा जब मैं इसको पढ़ रही थी तो इससे मैंने वीडियो देखा था, तब मैंने इसको किया था, तो बहुत इफेक्टिव था। तो इसमें मांडुक्य उपनिषद में ही बताया हुआ है कि सोए हुए मन को उत्तेजित और जागृत करें। जो हमारा मन सोया हुआ है उसको उत्तेजित और जागृत करें, अपने मन के विचलनों को शांत करें। इस विधि के अनुसार, विधि से जन्मजात ठहराव को पहचानें और उसे परेशान किए बिना ही स्थिरता से रहें। इसीलिए उन्होंने ये चक्रीय इसके बारे में बताया है, चक्रीय ध्यान के बारे में। चक्रीय ध्यान में इन्होंने बताया है एक IRT फर्स्ट स्टेज है, QRT सेकंड स्टेज है, DRT थर्ड स्टेज है। जो IRT है वो है शीघ्र शीतलीकरण तकनीक, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक उसमें, और सेकंड है QRT क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक। फिर DRT है वो है डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। फिर है इसमें SMET सेल्फ मैनेजमेंट एक्सेसिव टेंशन साइक्लिक मेडिटेशन। ये पूरा एक प्रोसेस है, इसमें जैसे हम शवासन में करते हैं उस तरह से है, लेकिन इसमें कुछ आसन है जैसे पादहस्तासन और धनुरासन, उन आसन को करना है, और उसके बाद फिर शवासन में आना है, फिर दोबारा से आसन को करना है बहुत धीरे धीरे, और फिर फाइनली शवासन में आना है। ओम के उच्चारण के साथ आपको उसमें रिलैक्स करना है। तो इसने बताया है कि इससे योग निद्रा से जो हम योग निद्रा करते हैं उससे कहीं ज्यादा बेनिफिट इन्होंने बताया है कि इससे मिलते हैं चक्रीय ध्यान से। इसमें मसल्स को स्टिमुलेट करने के अलावा मौन की गहराइयों तक जाने के लिए ओंकार, अकार, उकार, मकार का उपयोग किया जाता है। ठीक है मैम, इसको मैंने डिटेल में लिखा था बट बताया नहीं रही हूँ। ठीक है, चलेगा ना इतना माधुरी जी? बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो अब आएगा 4.14। 4.14 है हमारा कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इन अष्टांग योगा और पातंजल योग सूत्र से कैसे आप तनाव को कम कर सकते हैं, पातंजल योग सूत्र से और श्रीमद् भगवत गीता से। देखिए महर्षि पतंजलि के अनुसार जो हमारा एक पहले अध्याय का 31वां सूत्र है, दुख दोमनस्य अंग मेजत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सबूपम, उसने बताया था कि दर्द, कष्ट, अंगों पर विजय, श्वास प्रश्वास जो हमारे इनहेलेशन और एक्सेलेशन है उस पे जब हम नियंत्रण हमें करना होता है, अगर उस पर नियंत्रण नहीं होगा हमें तनाव रहेगा हमेशा। तो उसके लिए ही आसन और प्राणायाम हमारा पूरा अष्टांग योग है। इसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता में बताया है कि जब श्री कृष्ण और अर्जुन वहां खड़े थे कुरुक्षेत्र के मैदान में थे, तो अर्जुन बहुत तनाव में थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से बोला कि हे कृष्ण, मेरे सारे बंधु सुसज्जित होकर खड़े हैं मेरे से लड़ने के लिए, लेकिन मेरे हाथ से जो गांडी धनुष है वो फिसल गया है, मेरी त्वचा जल गई है, मैं खड़े होने में भी असमर्थ हो रहा हूँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। तो श्री कृष्ण वो बताते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको अटैचमेंट है। तो बताया कि तनाव का जो मेन कारण है वो है अटैचमेंट, चीजों से, जो भी हमारे आसपास चीजें हैं या लोग हैं उनसे अटैचमेंट। जब हम अटैचमेंट करते हैं तभी हमारी डिजायर शुरू होती है, और जैसे आपकी डिजायर शुरू होनी शुरू हो जाती है तो आप स्ट्रेस में, क्योंकि डिजायर पूरी नहीं होंगी तो हम हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। फिर इसने बताया है श्रीमद् भगवत गीता के ही दूसरे अध्याय के 62 सूत्र में, जब मनुष्य ऑब्जेक्ट के बारे में सोचता है तो वो उससे जुड़ जाता है, और जुड़ने से उसके अंदर इच्छाएं जन्म लेती हैं, और ये इच्छाएं ही क्रोध को पैदा करती हैं। फिर दूसरे के 63 अध्याय में बताया है सूत्र
बोला है, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है। और जब आपने क्रोध किया तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, उस गुस्से में ना आप सब भूल जाते हैं क्या सही है और क्या गलत है। तो भ्रम से आपकी स्मृति नाश हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हैं, और उसी से आपका विवेक नाश हो जाता है, और जब विवेक नाश होता है तो सब व्यक्ति का नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में मानसिक स्थिरता की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई है। इन्होंने बताया है कि कैसे पतन की स्थिति आती है, जो अभी इन्होंने अर्जुन को बताया। किस स्वस्थ जीने के योग के सिद्धांत बताए हैं, आहार विहार आचार, जो उसमें सूत्र आते हैं, योग युक्त आहार विहार से आपका आहार विहार आचार विचार अच्छा होता है, आपका व्यवहार निष्काम भाव से आपको ये अपना व्यवहार करते हैं तो आपको ये सब चीजें कभी बॉदर नहीं करती हैं। फिर इसके एक और अध्याय के 11वें सूत्र में है, मोह भय क्रोध से युक्त होकर, इनसे तो मुक्त होकर, ना तो मोह कर ना भय कर ना क्रोध कर, बस मुझ में लीन हो जाओ, मेरी शरण में आकर ज्ञान की अग्नि से शुद्ध हो जाओ। बहुतों ने मेरे इसी स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तू इस तरह से मेरे पास आ जा तो मैं तुझे इन तकलीफों से दूर कर दूंगा। फिर इसमें बताया है नेक्स्ट श्लोक में, यह वह क्रिया है जो नियत है, जो आसक्ति से मुक्त है, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रेम या घृणा के बिना की जा सकती है, जो इसकी इच्छा नहीं रखता है, मतलब कि जो कर्म, उसे ही कर्म का सात्विक फल प्राप्त होता है, मतलब अनासक्त भाव से अपने कर्मों को करना, जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं। फिर आता है पतंजलि योग के अनुसार, ये श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार इसमें बताए तनाव के उपाय। फिर पतंजलि योग सूत्र के अनुसार है, उसमें जैसे हमारा सूत्र आता है, पहले अध्याय का 30वां सूत्र है, व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन। तो अलब्ध भूमिकत्व अनव्यवस्थित चित्त विक्षेप अनुसार, तो उसमें व्याधि मतलब उसमें बताया तनाव के कारण, ये व्याधि मतलब रोग है, स्थान मतलब आलस्य है, संशय मतलब संदेह है, प्रमाद मतलब लापरवाही है, आलस्य सुस्ती करना, आवृत्ति, ये सब अगर आप, ये सब हमारे तनाव के कारण है, पर हम इन्हें नहीं करेंगे तो वैसे भी हमारा आधा तनाव दूर हो जाएगा। फिर उसके बाद अब आता है तनाव का आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण क्या है कि इसमें बताया है, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं वैसे ना, कि कोई भी अप्रिय घटना आती है तो आपको तनाव होता है ना। तो मैम ये तो हो गया 4.40 श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार और महर्षि पतंजलि के अनुसार। अब आता है 4.15। 4.15 है हमारा स्पेसिफिक प्रैक्टिस फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट योगासन्स। इसमें आ जाएगा योग 4 पॉइंट किससे कितने तक है? 11 से 11 to 15, ओके। ये लास्ट है मैम, 11 to 15 है ना। 4.15 में योग के अनुसार मानसिक स्तर पर बताया कि जो योग के अनुसार जो हमारा तनाव है वो एक असंतुलन है, हमारा मानसिक असंतुलन है, जब हम एक डिसऑर्डर है ये ना, जब हम चीजों से एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, और असंतुलन के कारण ही बहुत से झगड़े होते हैं, मतलब अंदर द्वंद चल रहे होते हैं। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि मोस्टली हम सब क्या है, हम केंद्रित हैं, हमारे अंदर हम इगोइस्टिक हैं, हमारे अंदर अहम भरा हुआ है, ये मेरा, ये मैंने किया, ये मैंने इतना अच्छा किया तो मुझे क्यों नहीं मिला इसका फल, है ना, मेरा और मेरा, ये मेरा बेटा है तो ये किसी, मेरे हस्बैंड है तो क्यों वहां, तो यही हमारा मेरा मेरे का भाव, उन्होंने बताया कि यही असंतुलन का मेन कारण है। और आधुनिक जीवन में तनाव का कारण इतना बढ़ गया है कि हमारे अंदर संघर्ष ही संघर्ष है। सबसे इसने बताया कि एक तो हमने बहुत ज्यादा अपने ऊपर दायित्व ले लिए हैं, ओवर बर्डन हो रहे हैं, है ना, तो हम स्वयं के ही शत्रु बन गए हैं, हम उन चीजों को पूरा नहीं कर पाते हैं, हम कमिटमेंट तो बहुत सारे कर लेते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो खुद में गिल्ट भी हो रही है, बहुत सारी चीजें हमें परेशान करती हैं, है ना। तो ये इसके मेन कारण है। फिर हमारा इसी वजह से हमारे अंदर बहुत से नकारात्मक विचार हमें घेरे रहते हैं दिन भर, तो आपको स्ट्रेस होगा ही होगा। फिर हमारा खराब, हम अच्छे से स्किल्ड नहीं है, ये कारण बताया कि खराब का ना, आप स्किल्ड नहीं है तो भी आप उससे फिर निपटने के लिए संघर्ष करते रहते हैं जीवन भर ना, क्योंकि स्किल्ड तो नहीं है, तो वो भी आपको अंदर यही एक पैदा करता है तनाव। फिर निराशावादी, आपके अंदर निराशा भर जाती है। फिर आपके अंदर ओवरबर्डन आ गया है लाइफ का, और बहुत ज्यादा वो है, प्रतिस्पर्धा है,
ये भी हमारे अंदर तनाव की क्रिया है। हम एक दूसरे को देख के बहुत प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपैरिजन बहुत करते हैं, अपने बच्चों में भी करते हैं, अपने में भी करते हैं, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास तो ये है, मेरे पास भी होना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं दिया। हम और कुछ नहीं तो भगवान से शिकायत, पहले तो अपनों से करते हैं फिर भगवान से शिकायत शुरू कर देते हैं, आपने मुझे क्यों नहीं करा। तो ये सब इसके कारण है। बताया है कि योनिक योग तनाव प्रबंधन में पहले बता चुके हैं, आसन प्राणायाम, इन सबको ना बार बार रिपीट किया हुआ है मैम ना। तो मैंने इतनी चीजें काट दी हैं, बार बार बहुत ज्यादा रिपीटेशंस हैं। इसमें एक और आया है पातंजलि योग, बताया है इन्होंने, क्रिया योग के द्वारा भी या यौगिक प्रबंधन कर सकते हैं। क्रिया योग में है तप स्वाध्यायेश्वर प्राणी ध्यानानि क्रिया योग है, उसके द्वारा क्रिया योग में आप तप तप करके, स्वाध्याय करके, अपने आप को समझकर, और ईश्वर प्राणाधान ध्यान आदि, मतलब ईश्वर को, अपने आप को समर्पित करके ईश्वर को। तो जब आप सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देंगे तो आपके अंदर जो जो अहम का भाव है वो आपका खत्म हो जाएगा, तप से, स्वाध्याय से और ईश्वर प्राणिधान से। फिर आता है जब आप ये कर लेते हैं तो आप इसकी क्रिया योग का प्रैक्टिस के बाद समाधि को प्राप्त करते हैं। और जब समाधि को प्राप्त करते हैं तो हर प्रकार के कष्टों से दूर हो जाते हैं, कोई भी जो जीवन में दुख है आप उनसे निवृत्ति पा सकते हैं समाधि के द्वारा। तो इन सब प्रक्रियाओं के माध्यम से हम जो हमारे कष्ट हैं उनको हम समाप्त कर सकते हैं, उन तनावों से हम दूर जा सकते हैं। तो मैम ये 4.11 से 4.15 तक का था, ओके, बहुत कंप्लीट हो बढ़िया। गया मैम। हाँ, नहीं, अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है श्वेता से। हम्म। नहीं मैम, बहुत अच्छा बताया सब, क्योंकि ये बहुत बड़ा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। क्लियर हुआ? माधुरी जी, शिप्रा सैनी, अर्चना ठाकुर, कैमरा क्यों ऑफ यस है? मैम, श्वेता जी बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू माधुरी जी। जी आपको समझ आया या आप स्ट्रेस में हैं? सुमन जी। इनका माइक ऑफ है। हाँ सुमन जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। सुमन जी आप आया? हाँ जी मैम। क्या है स्ट्रेस? तो एक लाइन में समझाइए मुझे। माधुरी जी, एक शब्द में आप म- कैसे बताएंगी? मन के अंदर की और बाहर की स्थिति, उसमें जो कठिनाइयां आती है वही स्ट्रेस है। अच्छा, शिप्रा जी आपके अकॉर्डिंग क्या है तनाव? मैम, जो हमारे अंदर अंतर्द्वंद चलता है वही स्ट्रेस है। चलता है ये अंतर्द्वंद? अनुराधा जी, क्या कारण है? जी मैम। क्या कारण है इस अंतर्द्वंद का? मैम इच्छाएं हमारी जो है, तो हम पाना चाहते हैं, वो इच्छाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो आदमी अंतर्द्वंद रहता है कि वो पाने की इच्छा के अर्थ प्रयत्न करता है, कोशिश करता है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो इसी में उसको नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स आते रहते हैं, वो उलझा रहता है। तो ये क्या कहते हैं, स्ट्रेस है? तनाव क्या है? तनाव को आप समझने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एक मानसिक क्रिया है। ठीक है? मन क्या है? सूक्ष्म। स्थूल शरीर में तो होने वाले उथल पुथल या जो भी चेंजेस होते हैं हम समझ जाते हैं, पर सूक्ष्म रूप से अगर आप अपने मन को देखोगे तो स्ट्रेस उसके अंदर भी चलने वाली एक मानसिक प्रक्रिया है, मन के अंदर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसको आप देख नहीं सकते, आप उसको महसूस नहीं कर सकते, सामने वाला बता सकता है कि आप स्ट्रेस में हैं। ठीक है? हम स्ट्रेस से लड़ते हैं, तनाव से, लेकिन कई बार क्या है, हम खुद ही हार जाते हैं। संवेग है ये, अगर इसको आप व्यक्त कर दोगे तो ये संवेग हो जाएगा। लेकिन तनाव आपकी सभी रोगों की जड़ है, और सभी के अंदर तनाव किसी ना किसी रूप में विद्यमान है, चाहे वो हम आप हैं कोई भी, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव स्ट्रेस है, लेकिन सबके अंदर स्ट्रेस है। पर यहाँ कौन सा नेगेटिव स्ट्रेस को खत्म करने के लिए योगिक क्रियाओं का वर्णन किया गया है। श्वेता, बहुत अच्छा था, सिंपल और बहुत अच्छा आपने करा। ठीक है, वैसे भी मुझे तुम्हारी क्लासेस हमेशा शुरू से प्रेजेंटेशन पसंद आई है, क्लास में भी। थैंक यू मैम। किसी का कोई डाउट है तो आप बात कर पूछ सकते हैं, नहीं है तो हम क्लास ओवर करते हैं। किसी का श्वेता जी इसका थोड़ा सा वो भेज देंगी आप? हाँ मैं आपको भेज दूंगी, मैं पूरा वो भेज दूंगी आपको। बहुत ही अच्छा। श्वेता, बहुत अच्छा कराया आपने, बहुत ही अच्छी तरह श्वेता से जी एक्चुअली आपने पीडीएफ की थैंक यू। इससे बताया वो बहुत अच्छा किया। हाँ हम्म, पूरा पूरा समझ में आया। पूरा समझ में आया।
थैंक यू चलिए Thank ओके थैंक यू मैम कल बताऊंगी। अगर आप में से कोई लेना चाह रहा है नेक्स्ट सेशन तो आप मुझे नाम बता दीजिएगा, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग 4.8 टू 4.10 के टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, ओके थैंक यू मैम, श्वेता। थैंक यू Thank you, मैम, थैंक यू श्वेता जी। थैंक यू टू ऑल Thank you, Very ma'am. थैंक यू